हेलो। आप सबका बहुत स्वागत है हमारे दूसरे क्लास में सीआरपीसी के। तो फर्स्ट क्लास में हमने डिटेल जाना था कि सीआरपीसी की बेसिक्स क्या होते हैं और सीआरपीसी को समझने का इजी तरीका क्या है। और आज हम जानेंगे कि प्रिलिमिनरी पार्ट चैप्टर 1, तो उसमें क्या क्या टर्म कंसिस्ट होते हैं। ओके, तो पहली चीज़ है कि विक्टिम हम किसे बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, विक्टिम वो होता है जो किसी तरीके के लॉस को सफ़र करता है या कुछ हानि होता है उसके साथ, किसी रीज़न के तहत उसके लॉस हो जाता है, कोई भी ऐसा एक्ट उसके साथ होता है जिससे उसे सिर्फ नुकसान होता है, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे उसे मारा गया हो, चाहे उसे पीटा गया हो। जो भी एक्ट होता है, जो भी एक्ट और ओमिशन होता है फॉर विच द एक्यूज्ड पर्सन हैज़ बीन चार्ज एंड द एक्सप्रेशन विक्टिम इंक्लूड्स हर गार्जियन और लीगल हायर, दैट इज़ नोन एज विक्टिम। तो विक्टिम वो बोलते हैं जो लॉस को सफ़र करते हैं और जो बहुत बुरी तरीके से पीड़ित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पीड़ित होते हैं उसे विक्टिम कहते हैं। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि समन केस क्या होता है। तो समन केस ये होता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2W, समन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट लार्ज अ वारंट केस। तो ये जो होता है, समन जो होता है वो एक ऐसा केस होता है जो ऑफेंस से रिलेट करता है। ठीक है, और ये चीज़ जो समन होता है ना, मजिस्ट्रेट के पास दिया जाता है। समन केस जो होता है वो मजिस्ट्रेट के पास दिया जाता है। नाउ थर्ड थिंग इज़ दैट व्हाट डू यू मीन बाय वारंट केस। तो अगर कोई भी तरीके का हमारे पास, मान लीजिए नियर बाई कोई ऐसा कांड होता है, ठीक है, किसी का मर्डर हो जाता है या किसी के साथ मारपीट हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, पहली चीज़ हम करते हैं, जो पहले भी मैंने बताया था, तो पहली चीज़ हम ये करते हैं कि हम जाके एफआईआर लिखवाते हैं थाने में। ठीक है, थाने में हम जाके एफआईआर लिखवाते हैं। तो एफआईआर लिखवाने के बाद क्या होता है कि पुलिस के पास उसके खिलाफ़ वारंट आ जाता है। अब ऐसा हो गया कि किसी ने किसी को जान से मारने की कोशिश की, तो ये सारे सीरियस केसेस होते हैं जहाँ पे पुलिस को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये ऐसा केस होता है कि अगर कोई किसी को जान से मारना चाह रहा है तो हम थोड़ी ना वेट करेंगे कि वो इंसान, वो बंदा मर जाए तो हम उसको अरेस्ट करेंगे। नहीं, हम उसमें क्या करेंगे कि हम तुरंत उसके खिलाफ़ वारंट फाइल कर सकते हैं। पुलिस के पास वारंट रहता है उसको अरेस्ट करने का। ओके, तो ये आपका हो गया वारंट केस। अब हम ये जानेंगे कि ऑफेंस होता क्या है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2N ऑफ द सीआरपीसी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2N ऑफ द सीआरपीसी, ऑफेंस मीन्स एन एक्ट और ओमिशन। एन एक्ट, मैंने पहले भी बोला है कि कोई ऐसा काम जो हम करते हैं। एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ, जिसमें हमारे भारत देश में उस एक्ट को एक पनिशेबल टर्म में लाया गया है। मतलब ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिटेड है लॉ में, और अगर कोई बंदा वैसा काम करता है तो हम उसको क्या करते हैं, पनिश करते हैं। तो आईपीसी में क्या था कि वो सारे टर्म्स को कंडेंट करता था कि कितने साल को, कितने साल तक किसको कितनी सज़ा होनी चाहिए, है ना। और सीआरपीसी जो है ये टोटल प्रोसीजरल लॉ है, तो इसमें दिया हुआ है कि प्रोसीजर क्या है। अगर कोई पीड़ित है तो हम उसको इंसाफ कैसे दिलवा सकते हैं, अगर कोई पीड़ित है उसको जस्टिस कैसे दिलवाएंगे हम। तो जो प्रोसीजर होता है, जिसे हम कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जानना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो सीआरपीसी बताता है कि अगला कदम हमारा क्या होगा। अगर ऐसी बात है तो पहला कदम हम क्या करते हैं, पहले हम थाने में जाएंगे, पुलिस को बोलेंगे, पुलिस लिखेगी, एफआईआर लिखेगी, फिर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चालू होगा। तो सारे प्रोसीजर जो होते हैं ना, वो सारे सीआरपीसी के अंडर आते हैं। तो ऑफेंस क्या है, सेक्शन 2N के हिसाब से द कोड, ओके, द ऑफेंस मीन्स एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ दैट इज़ नोन एज ऑफेंस। ओके, अब हम ये कहते हैं कि ऑफेंस का तो हमने आईपीसी में भी पढ़ा था, ऑफेंस हम उसमें भी पढ़े थे कि ऑफेंस क्या होता है। तो ऑफेंस जो है ना वो सेक्शन 40 ऑफ द आईपीसी में दिया हुआ है। ठीक है, कि एन एक्ट पनिशेबल बाय द आईपीसी। ओके, जो एक्ट है वो पनिशेबल है और उसमें क्या क्या कितने टर्म के लिए वो भी दिया हुआ है। लेकिन सेक्शन 2N जो है ना सीआरपीसी का, तो उसमें क्या है कि एक वाइडर दिया हुआ है जिसमें हम डीपली जानेंगे।
ठीक है, कि ऑफेंस होता क्या है, क्या क्या क्राइम उसके अंदर आते हैं और हम डिटेल कैसे जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेक्शन 2N ऑफ द CRPC में मच वाइडर दिया है, जो कि सेक्शन 40 ऑफ IPC में है। ठीक है, क्योंकि CRPC जो प्रोवाइड करता है ना वो फॉर द ट्रायल ऑफ ऑल द ऑफेंसेस, सारे तरीके के जो ऑफेंस होते हैं ना वो CRPC के अंदर दिए रहते हैं। तो हम इजीली पकड़ सकते हैं उस चीज़ को कि हम किस तरीके से किसी बंदे को पनिश कर सकते हैं लॉ के थ्रू। ओके, अब हम ये जानेंगे कि चलो एक तो हमारा क्लियर हो गया कि ऑफेंस क्या होता है और किस चीज़ में वाइडर टर्म दिया हुआ है। अब हमारा दूसरा जो है ना वो हम ये जानेंगे कि बेलेबल और नॉन बेलेबल केस क्या होता है। तो बेलेबल केस जो होता है उसमें हमें ईज़िली बेल मिल सकता है, ठीक है, और वो सीरियस नेचर का नहीं होता। हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि बेलेबल और नॉन बेलेबल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो बेलेबल जो होता है वो नॉन सीरियस नेचर का होता है और नॉन बेलेबल जो होता है ना वो बहुत ही सीरियस नेचर का होता है। अगर जैसे किसी ने किसी को चाकू मार दिया, ठीक है, किसी ने किसी के किडनैपिंग कर लिया, किसी ने किसी की हत्या का साजिश रचा, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये नॉन बेलेबल में आती है। उसके बाद क्या होता है कि बेलेबल जो होता है इट्स ग्रांटेड एज मैटर ऑफ कोर्स आइदर बाय PO और कोर्ट। ठीक है, बेलेबल जो होता है ना वो PO भी दे सकता है, पुलिस ऑफिसर जो है वो दे सकता है, ग्रांट कर सकता है। और ये जो नॉन बेलेबल होता है तो ये सिर्फ कोर्ट ही ग्रांट कर सकती है। ठीक है, अब थर्ड चीज़ हम ये जानेंगे कि बेलेबल जो है वो किस में दिया हुआ है और नॉन बेलेबल जो है वो क्या है। तो बेलेबल जो है इट मीन्स एन ऑफेंस विच इज़ शोन एज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल। तो हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें पूरा क्लियरली कंडीशन टर्म्स दिए हुए हैं कि किस तरीके के केस में बेल मिल सकता है और किस तरीके के केस में बेल नहीं मिल सकता है। और जो नॉन बेलेबल है वो अदर ऑफेंसेस में आ जाते हैं। तो हम क्लियर उसमें जान सकते हैं शेड्यूल 1 में CRPC के कि किस में हमें बेल मिल सकता है और किस में हम नहीं बेल मिल सकता है, जिसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। वो जब तक कोर्ट में सारे प्रोसीजर नहीं होंगे तब तक हमें बेल मिल ही नहीं सकता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। देखिए, हम कहते हैं ना कि लॉ बहुत ही टेढ़ी चीज़ है और उसे आसान नहीं है समझना, बहुत मुश्किल चीज़ है। और क्या बात होती है ना कि बहुत लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, उनको समझने में बहुत दिक्कत आती है। तो मेरे चैनल के माध्यम से एटलीस्ट वो लोग बहुत ईज़िली, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिफ़ाइन किया है। ऐसे बुक में तो सारे लीगल टर्म्स में होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग के समझ में वो आ सके और बहुत शॉर्ट में समझाती हूँ। अब ये जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C, ठीक है, ये भी 2C ऑफ CRPC में आता है और नॉन कॉग्निजेबल है वो भी सेक्शन 2C में आता है। ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है वो एक बहुत सीरियस ऑफेंस होता है और नॉन कॉग्निजेबल होता है वो लाइटर ऑफेंस होता है। तीसरी चीज़ ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी मिली रहती है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि जो सीरियस क्राइम्स होते हैं, जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, जिसको मान लीजिए अगर कोई बंदा मर्डर किया है तो वो जान रहा है कि उसे कैसे भागना है, कब भागना है, उसकी सारी कुछ प्लानिंग होती है, किस डेस्टिनेशन पे हुआ, अब वो डेस्टिनेशन के बाद उसका अगला कदम क्या होगा, साक्ष्य मिटाने का, प्रूफ मिटाने का, और जितना जल्दी हो सके वो बैकअप करेगा और वो भागेगा। तो इसलिए पुलिस ऑफिसर उसको कैच करने के लिए बहुत जल्दी कदम उठाती है कि वो कोर्ट का वेट नहीं करती है, वो चाहती है कि जल्द से जल्द जो कातिल है वो पकड़ में आ जाए। तो वो स्टेप बाय स्टेप बहुत फास्टली वर्क करती है। दूसरी चीज़ है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो उसमें ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं होती है और पुलिस जो है मीन्स पुलिस में नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है, उसके पास पावर नहीं होता है। और थर्ड चीज़ जो है ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट द केस विदाउट सीकिंग एनी परमिशन। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला था कि पुलिस किसी के परमिशन का वेट नहीं करती है, उससे फास्ट एंड फास्ट ये चीज़ करनी रहती है।
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि पुलिस जो होती है वो पहले इन्वेस्टिगेट करती है, और जब उसे मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर मिलता है तभी वो आगे प्रोसेस अपना करती है। ओके, लास्ट चीज़ क्या है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसमें क्या होता है कि स्टार्ट बाय मींस ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट के थ्रू वो स्टार्ट होता है, और नो कंप्लेंट इज़ नीडेड इन कॉग्निजेबल केस, किसी भी तरीके की कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज के लिए टिल इतना ही, इतना आप लोग शॉर्ट में समझो इस चीज़ को। और देखो, मैं ये चीज़ सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। देखिए आजकल जो है ना, हमारा जुडिशरी है, हमारा एग्जीक्यूटिव है, तो मैंने इसलिए आप लोग के लिए ये चैनल बनाया है ताकि आप लोग हर लीगल टर्म को समझ सकिए। और अच्छा है ना कहीं कब क्या चीज़ की ज़रूरत हो जाए वो कोई नहीं जानता, तो अगर आप लोग जानोगे तो आप लोग अपने राइट को जान पाओगे ना कि हमारे राइट क्या है। तो मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत शॉर्ट में और एकदम सिंपल टर्म में मैं आपको समझाऊँ ताकि आप समझ सकें। तो दोस्तों मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें और ख़ुद का भी सपोर्ट करें, खुद को भी उस लायक बनाएं कि आप लोग हर कुछ जानें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। और देखिए हम लोगों को साथ चलना है, समझ के चलना है हर कुछ। तो लीगल नॉलेज आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए। तो थैंक्स टू ऑल जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, और उन लोगों को भी मैं स्वागत करती हूँ जो हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब करते हैं फिर भी आके देखते हैं व्यूज़ को। तो थैंक यू, और कोशिश करती हूँ कि बेटर से बेटर वीडियो आप लोग के सामने लाऊं और आप लोगों को जानकारी दूं। तो ये हमारा जो था पार्ट, ये प्रिलिमिनरी पार्ट था, चैप्टर 1 था सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। धन्यवाद, और आप लोग सबका दिन अच्छा हो। ऑल द बेस्ट, आप लोग का बेस्ट ऑफ लक, जो भी आप लोग की मकसद मनोकामना हो वो पूरी हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और टिल देन, गुड luck, have a nice day, thank you.